यस हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर जिसका नाम है नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत हो रहा होगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके लिए हाजिर हैं जो कि परीक्षाओं के अंदर बार बार आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इससे पहले वाली संविधान की क्लास नहीं देखी है, इंडियन पॉलिटी की क्लास नहीं देखी है, वो जाकर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकता है। साथ ही साथ आप जनरल नॉलेज जीके की क्लास भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हमने प्रोवाइड कराया हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी CTET KVS से संबंधित NCF 2005 की क्लास नहीं देखी है, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वह भी वहां जाकर वो क्लास देख सकता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारी अभी तक EVS की क्लास नहीं देखी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास नहीं देखी है, उसका लिंक भी हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये सारी की सारी क्लास देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, क्लास को आप फ्री देख सकते हैं, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। बस आपको एक काम करना है कि आपको इस चैनल को और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही आपको घंटे वाला बटन भी अवश्य दबाना है ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना हम पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रथा, ऑप्शन बी विधानमंडल, दोस्तों ऑप्शन सी है धर्म और ऑप्शन डी है शासन। तो दोस्तों, विधि का मतलब क्या होता है? सरकार। ठीक है, सरकार का मतलब होता है शासन, शासन करने वाला। तो दोस्तों, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र जो साधन हमारा है वह शासन करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कानून के सामने सब समान है, ऑप्शन बी समाज से सब समान है, ऑप्शन सी समाज में कोई भी मतभेद ना हो, और दोस्तों ऑप्शन डी है समाज में भेदभाव ना हो। बताइए सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक समानता से हमारा अभिप्राय होता है समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोग समान रूप से जीवन व्यतीत करने चाहिए, सबके अधिकार समान होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? ऑप्शन ए नैसर्गिक और अंगीकृत, ऑप्शन बी एकल एवं दोहरी, ऑप्शन सी नागरिक एवं राजनीतिक, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक। बताइए दोस्तों, कौन से दो ऐसे प्रकार हैं जिनके द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा हमारा नैसर्गिक एवं अंगीकृत। ये दो प्रकार ऐसे हैं जिनसे हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पद पर प्राप्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, दोस्तों ऑप्शन डी हमारे पास है चुनाव में सहभागिता का अधिकार। बताइए दोस्तों, कौन सा अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, सार्वजनिक पद पर प्राप्ति का अधिकार भी हमारा राजनीतिक अधिकार है, यह बात भी हमारी बिल्कुल सही है। मतदान का अधिकार भी हमारे पास है, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति
अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपना बहुमत, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतदान बहुमत दे सकते हैं, वोट का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, शिक्षा का अधिकार। दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार होता है वह हमारा राजनीतिक अधिकार नहीं होता है, तो यह बात हमारी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, चुनाव में सहभागिता का अधिकार। यह बात भी हमारी बिल्कुल सही है, चुनाव में सहभागिता का अधिकार भी हमारे पास है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो हमारा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी उत्तर बिल्कुल सही हुआ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या दोस्तों ऑप्शन डी है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अपना त्याग पत्र पेश करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों वह जो अपना त्याग पत्र देंगे तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, और अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो वह हमारे राष्ट्रपति जी को देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों ही अपना क्या बोलते हैं त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देंगे? अगर हमारे प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति जी ना हो और उपराष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देना है तो वह किसे देंगे? तो दोस्तों वह देते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश को। किसे देते हैं? मुख्य न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपना त्याग पत्र पेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? ऑप्शन ए पहली भाषा, पहली अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, और दोस्तों ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची। बताइए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है नियोजन मंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। दोस्तों योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? बताइए यह नारा किसने दिया था कि गरीबी हटाओ? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। बताइए दोस्तों यह नारा किसके द्वारा दिया गया है कि गरीबी हटाओ? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने यह नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से समान है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है दोस्तों कानून का शासन, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन डी है दोस्तों दृढ़ संविधान। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो हमारे लिए गए हैं यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों चैनल पर जो भी पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़रूर ही सब्सक्राइब करें।
संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी है दोस्तों 24 अक्टूबर और ऑप्शन डी हमारे पास है 15 अक्टूबर। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है 24 मार्च। 24 मार्च 1945। कौन सा? 1945। 24 मार्च 1945 को सन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया जो हमारा पड़ता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेकर हाजिर है। क्लास बहुत ही धमाकेदार चल रही है। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है अरुण जेटली, दोस्तों ऑप्शन डी है इंद्र कुमार। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और दोस्तों इनका नाम तो आप सभी इनका जो नाम अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनको तो आप सभी जानते हो, लेकिन आप लोगों को मैं आज एक बात और बता देता हूँ। इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था हमारा लालजी टंडन। लालजी टंडन, ठीक है दोस्तों, लालजी टंडन। 1977 के अंदर संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया था। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हिंदी में अपना भाषण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 तो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी है दोस्तों 1947, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1948। बताइए दोस्तों वह कौन सा दिन था जब संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकृत किया था? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों वह दिन था हमारा 10 दिसंबर 1948 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है दोस्तों उसके अंदर कितने जज होते हैं, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी है 22 और दोस्तों ऑप्शन डी है 15। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं वह हमारे होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश जो हैं दोस्तों हमारे वह हैं, उनकी जो संख्या है 193 देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो उद्घाटन हुआ था ना दोस्तों, उद्घाटन की डेट भी आपसे पूछ ली जाती है। वह है 18 अप्रैल 1946। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 को। और स्थापना की डेट आपसे पूछ लिया है तो स्थापना आपको बतानी है। वह डेट थी हमारी दोस्तों 26 जून 1945। दोस्तों लिखने में आपको दिखाई देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कार्य होता है वह हमारी 2 भाषाओं के अंदर होता है। एक तो इंग्लिश है और दोस्तों दूसरी है हमारी फ्रेंच।
कौन सी है? फ्रेंच। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 9 वर्ष के लिए, और अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों हमारे कितने? 2 वर्ष के लिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोस्तों ऑप्शन डी है खाद्य एवं कृषि संगठन। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एकमात्र संगठन ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहला जुड़ा था, सबसे पहले जुड़ा था विशिष्ट प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वॉशिंगटन, ऑप्शन डी जिनेवा। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय हमारा वह है वॉशिंगटन में है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश जो हैं दोस्तों इसमें शामिल सदस्य देश 190 देश शामिल हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दोस्तों ऑप्शन डी है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य नहीं है वह हमारा देश है जर्मनी, हिटलर का देश। खूंखार हिटलर था दोस्तों जर्मनी का ये। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश शामिल हैं दोस्तों? बताइए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 187, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 193 और दोस्तों ऑप्शन डी है 192। क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत 130 राष्ट्र शामिल हैं, 130 देश शामिल हैं। सॉरी 193, 130 बोल रहा हूँ मैं, 193। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों ये रहा आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन बी सी है 15 और ऑप्शन डी 19। क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषदों की जो संख्या है वह हमारी 15 है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड कम्युनिकेशन कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों सही उत्तर। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी है दोस्तों जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 19। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये दोस्तों इसकी जो स्थापना पूछ ली जाती है, स्थापना की डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो स्थापना की डेट है
17 मई 1885 को पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न मैं लेके आया हूँ, परीक्षाओं के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बार बार आने की पूरी संभावना होती है और आते भी हैं। इसीलिए आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करके ये सारे के सारे प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों इस चैनल पर जो भी पहली बार आया है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी है 5 मई और ऑप्शन डी है 5 जून। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों ये हमारा मनाया जाता है 5 जून को। और दोस्तों इसमें लगभग 100 से ज़्यादा देश शामिल हैं इस संगठन के अंदर जो पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वेडेन पॉवेल, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक पासे, ऑप्शन सी JH ड्यूनांट, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों रेड क्रॉस का जो संस्थापक था हमारा वह JH ड्यूनांट थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1950। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हो गई थी वह हो गई थी 1945 में, लेकिन ये जो अस्तित्व में आया था मेरे दोस्तों ये 1945 के अंदर ही अस्तित्व में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी है दोस्तों पेरिस में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा हेग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पुपुल जयकार, ऑप्शन सी डॉक्टर पंदाज नायडू और दोस्तों ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र महिला कौन सी थी? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर आ चुका है। ये नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आपको इस नाम को अपनी नोटबुक के अंदर अवश्य लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी पंडित विजय लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। वर्णभेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका वर्णभेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए जनेवा में, ऑप्शन बी डरबन, ऑप्शन सी है दोस्तों दोहा में और ऑप्शन डी है रोम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्णभेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन का आयोजन हमारा डरबन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी
सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष का, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष और ऑप्शन डी है दोस्तों 3 वर्ष। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह सिर्फ 2 साल का होता है, 2 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर सॉरी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? निषेधाधिकार का दोस्तों मतलब होता है उल्लंघन, किस देश ने किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन सी है फ्रांस। दोस्तों इसका ऑप्शन डी हमारा है ब्रिटेन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का जो प्रयोग किया है वह देश हमारा रूस है, रसिया, जिसके अध्यक्ष इस टाइम पर राष्ट्रपति पुतिन है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए दोस्तों, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविंस, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 28 का। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद है क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी है जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। तो दोस्तों इसकी अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है यूनेस्को की फुल फॉर्म, तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं लिखने की कोशिश करता हूं लेकिन मेरा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप मेरी आवाज़ को ज़्यादा ध्यान देंगे ना कि मेरी लिखावट को। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कभी आप कमेंट करें कि हमें दिखाई नहीं दे रहा कि आपने क्या लिखा है। यू से दोस्तों हमारा हो गया यूनाइटेड, क्या हो गया? यूनाइटेड। एन से हो गया हमारा नेशन, क्या हुआ हमारा? नेशन। ये हुआ हमारा नेशन, ठीक है। और ई से हो गया दोस्तों हमारा एजुकेशनल, एजुकेशनल। एस से हो गया दोस्तों हमारा एजुकेशनल, हाँ एस से हो गया हमारा साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक। एंड सी से हो गया हमारा कल्चरल। और दोस्तों ओ से हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, हमारे पेन पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, मैं फुल फॉर्म आपको फिर से बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यू से हुआ हमारा यूनाइटेड, एन से हुआ हमारा नेशंस, और ई से हुआ दोस्तों हमारा एजुकेशनल, एस से हुआ दोस्तों हमारा साइंटिफिक, और एंड सी से हुआ हमारा कल्चरल, और ओ से हुआ दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी हमारे पेरिस में। मुख्यालय इसका जिनेवा में है, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी पेरिस में हुई थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और
धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 28वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और दोस्तों ऑप्शन डी है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा वह संविधान संशोधन था जिसमें प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़े गए थे? दोस्तों वह संविधान संशोधन था हमारा 1942 वाला, 42वां संविधान संशोधन 1974 में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी संविधान संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, और दोस्तों ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1850, और दोस्तों ऑप्शन डी है 12 दिसंबर 1976। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। इसी दिन को हम विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में भी प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यह हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी है बंगाल। दोस्तों संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। 50 क्वेश्चन में से आपका सही स्कोर, सही क्वेश्चन आपने कितने किए हैं यह भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखने हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई पैसा आपको नहीं देना है किसी भी टाइप का, बस आपको एक काम करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक भी करना है और आपको घंटी वाला बटन भी अवश्य दबाना है ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इससे पहले की क्लास नहीं देखी है उन सभी क्लास का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप सारी की सारी क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हमारा दिल्ली हुआ था, भारत की राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए लिबरल पार्टी, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी लेबर पार्टी और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, किस
अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1945 अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 अधिनियम, ऑप्शन सी 1957 अधिनियम, ऑप्शन डी 1978 अधिनियम। बताइए दोस्तों कौन सा वह अधिनियम था जिसकी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। और दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 को हमारा मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए है दोस्तों हमारे पास कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना और ऑप्शन डी है साइमन आयोग का प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा जो गठित की गई थी वह हमारे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 38। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया था वह हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इस क्वेश्चन के बाद आप धैर्य बनाए रखें, आपको क्लास से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। बस आपको एक काम करना है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना है। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके सामने और 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1858 और दोस्तों ऑप्शन डी है 1900। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1858। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1909 और दोस्तों ऑप्शन डी है 1911। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 42। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन ए 1778 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी और दोस्तों ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट क्वेश्चन नंबर 42 बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा पारित किया गया था 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लिखित संविधान की अवधारणा ने जो सबसे पहले जन्म लिया था वह फ्रांस के अंदर लिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन लिखित संविधान जो सबसे पहले लिखा गया था वह देश था हमारा, सबसे पुराना देश संविधान भी उस लिखित संविधान माना जाता है। अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 43 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नमन्य, ऑप्शन बी अनमन्य, ऑप्शन सी है
नमन्य और अनमन्य ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों नमन्य का मतलब होता है, नमन्य और अनमन्य का मतलब होता है लचीला और कठोर। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है हमारा नमन्य और अनमन्य दोनों प्रकार का है, लचीला भी है और कठोर भी है। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वह हमारा है अपना भारत, अपना प्यारा भारत, अपना महान भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक और ऑप्शन डी है न्याय। दोस्तों 42वें संविधान 1974 संशोधन द्वारा प्रस्तावना में हमारे समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 47। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारीवाद कहा है? ऑप्शन ए सर आर्थर जेनिंग्स, ऑप्शन बी है डी वसु, ऑप्शन सी जी ऑस्टिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जी ऑस्टिन वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर और ऑप्शन डी है एकात्मकता। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो संरचना की गई है वह कुछ कठोर और कुछ एकात्मक इस प्रकार से की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों यह रहा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अभिभावक कहा जाता है वह हमारे सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी है संसद। तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भारत के अंदर भारत का संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को क्लास हमारी पसंद आई होगी। जिन लोगों को हमारी क्लास पसंद आई है और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी अवश्य करें। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं ये बात भी आपको कमेंट में ज़रूर लिखकर बतानी है। हम आपके कमेंट देखेंगे और आपका रिप्लाई भी अवश्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, नालंदा परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।